2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी ने दुनिया को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। दुनिया भर में एक के बाद एक लॉकडाउन लगाए गए। सभी देशों ने इस वायरस के प्रसार को रोकने की भरपूर कोशिश की। दुनिया भर के वैज्ञानिक इससे निपटने के लिए जी जान से जुट गए और इस नए वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश की, जिसने दुनिया में एक आपदा खड़ी कर दी। भारत में यह महसूस किया गया कि इस महामारी से निपटने के लिए समाधानों की तलाश करनी ही होगी। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि हमारे पास बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त उपकरण हों। शोध संस्थान इस बीमारी का प्रबंधन करने और निदान निकालने में जुट जाते हैं। भारत ने इसका प्रबंधन कैसे किया और हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में इस स्तर को कैसे बढ़ाया? – 2019 में जब कोविड-19 वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में सामने आया तो ऐसा लगा कि यह एक दूर का खतरा है, और फिर इसके फैलने की यात्रा शुरू हुई एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के माध्यम से। भारत में पहला मामला 30 जनवरी 2020 को उस समय सामने आया जब कुछ छात्र वुहान से केरल लौटे। जब ये संख्या बढ़ने लगी तो भारत ने स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया। चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमों को इस वायरस को बेहतर ढंग से समझने के लिए तैयार किया गया। ऐसे तरीकों पर काम किया गया जिसमें इस बीमारी से निपटने के अलावा देश को आवश्यक वस्तुओं की जरूरतों का मूल्यांकन भी करना शामिल था। इस बीमारी के फैलने के शुरुआती चरणों में चिंताजनक बात यह थी कि कोविड-19 संक्रमण वाले रोगियों के संपर्क में आने वाले अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की बेहद कमी थी। WHO के मानकों के अनुसार कोविड से जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य एजेंसियों की सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है PPE। PPE का मतलब है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसमें गॉगल्स, फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स, पूरा ढकने लायक गाउन, एप्रन के साथ या बिना, हेड कवर और शू कवर शामिल हैं। ये किसी जैविक कारक के संपर्क को कम करने के मकसद से कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत में सरकार द्वारा दिए गए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में मरीजों की देखभाल के दौरान PPE को उपयोग करने की एक विस्तृत सूची दी गई है। जब महामारी ने भारत में दस्तक दी तो उस समय देश में एक भी PPE किट का निर्माण नहीं हो रहा था। ये केवल आयात की जा रही थी और उस समय देश में केवल 60 से 70 हजार PPE किट ही उपलब्ध थी। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तय करना एक बात थी और इन किट्स को बनाने और इसमें विशेषज्ञता हासिल करना दूसरी बात। इसके लिए विभिन्न संस्थानों ने अपने डिजाइन पेश करने शुरू किए। उदाहरण के लिए DRDO ने कम लागत और बड़े पैमाने पर फुल बॉडी सूट बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का चिपकने वाला घोल उपयोग करने का सुझाव दिया, जिसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। उन्होंने इस तकनीक को अन्य कंपनियों के साथ भी साझा किया। स्थानीय तौर पर उत्पादन बढ़ाने की अपील पर कई निजी कंपनियों ने भी स्वेच्छा से काम किया। इस पहल में दिल्ली की साई सिनर्जी भी एक ऐसी ही कंपनी थी। बहुत लोगों ने उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करा था। हमारी कंपनी ने उसी टाइम रिस्पॉन्ड करा था और हम डायरेक्टर टेक्सटाइल्स वगैरह सबसे मिले थे और अपनी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास थी वो उन्हें दिखाई दी, तो दे रियलाइज़ कि हाँ, हम लोगों में वो है कि हम वो प्रोडक्ट्स बना के ऑफर कर सकते हैं। हालांकि 24 मार्च 2020 को भारत ने एक ऐसा अभूतपूर्व लॉकडाउन लगाया कि सब कुछ बंद हो गया। ऐसी परिस्थिति में साई सिनर्जी की टीम को कारखाने का संचालन होने की उम्मीद नहीं थी। माहौल ऐसा था कि कच्चे माल की उपलब्धता और मजदूर दोनों ही एक बड़ी चुनौती बन गए। रॉ मटेरियल्स के लिए स्पेशल ट्रक्स अरेंज करे गए। दिल्ली से 2-3 बसें हमने स्पेशली करके सारी लेबर, टेक्नीशियंस, टेलर सबको यहाँ पे लाए जो एक्सपर्ट थे, पहले से काम करना जानते थे, क्योंकि इस टाइम पे हम ट्रेनिंग तो कर नहीं सकते थे सबकी। लेकिन इस सब में हमारे को गवर्नमेंट मशीनरी ने, ये हमने देखा कि कितनी अच्छी एफिशिएंटली गवर्नमेंट मशीनरी हमारे को सपोर्ट कर सकती है इन इमरजेंसी एनवायरनमेंट। जब सभी प्रणालियां सुचारू हो गईं, तो विनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई।
पीपीई को पॉलीप्रोपिलीन नामक सामग्री से बनाया जाता है। इस सामग्री का उपयोग कई चिकित्सा उत्पादों के लिए किया जाता है। इस सामग्री को विशेष प्रकार के पॉलीमर के साथ लेमिनेट किया जाता है और एक मोनोलिथिक सूक्ष्म सरंध्र झिल्ली द्वारा कवर किया जाता है। ये झिल्ली वायरस को रोकने में बड़ी भूमिका निभाती है। गोदाम में आते ही इस विशेष कपड़े को कई सार्वभौमिक आकारों में काटा जाता है। फिर इस पर सामग्री रखकर पीपीई किट के प्रत्येक भाग को सटीक रूप से चिन्हित किया जाता है, जैसे कि हेड कवर, बॉडी कवर, लेग कवर और शू कवर। एक विशेष प्रकार की मशीन से इसकी कटाई की जाती है। फिर काटे हुए टुकड़ों की जांच की जाती है और उत्पादन के लिए भेज दिया जाता है। अलग अलग टीमें पीपीई सूट के अलग अलग भागों को बनाती हैं। फिर एक टीम उन सभी को एक साथ जोड़ती है। ये काम एक ओवरलॉकिंग हाई स्पीड मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें बारीक और सटीक सुइयां होती हैं, क्योंकि वायरस सिलाई के बड़े छेदों के माध्यम से भी सूट में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद सीम सीलिंग की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में धागा दिखाई देने वाले सभी स्थानों को कवर किया जाता है। हॉट एयर सीम सीलिंग मशीनें हवा की मदद से एक विशेष चिपकने वाले घोल की मदद से धागे को सील करने का काम करती हैं। इस सील से ये सुनिश्चित होता है कि किसी भी तरह का कोई कण सूट में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पीपीई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छाती वाला भाग है। ये विशेष रूप से उच्च सुरक्षा देने के लिए एक डबल स्ट्रोम फ्लैप के साथ बनाया जाता है। निर्माण के अंत में उत्पादन का निरीक्षण बहुत जरूरी है। हर इकाई की जांच जीवाणु रहित वातावरण में ठीक से की जाती है। प्रत्येक पीपीई किट को उसके जीवन चक्र और उसके रखरखाव के स्पष्ट जानकारी के साथ लेबल किया जाता है। उसके बाद पीपीई को पैक किया जाता है, यानी अब ये कहीं भी भेजे जाने के लिए तैयार है। देखिए, जो हमको सबसे पहले HLL ने जो ऑर्डर दिया था वो था करीब 1.5 लाख पीसीस का, 1.5 लाख पीपीई का, और हमारे पास की जो प्लानिंग थी वो थी 40-50 हज़ार पीसेस की सिर्फ। लेकिन जब हमें ऑर्डर मिल गया और गवर्नमेंट ने कहा और भी प्रोजेक्शंस बढ़ सकती हैं और ये करोड़ों में फिगर्स जा सकती हैं, तो उस टाइम पे हमने 2 या 3 फैक्ट्रीज जो रॉ मटेरियल्स की थी, हिमाचल में थी, एक गुजरात में थी, उनको बुक करा, उनको रॉ मटेरियल के लिए पैसा दिया हम लोगों ने। तो 428 पीस हमने बनाकर डिस्पैच करे थे पहली बार। लेकिन उसको हमने सडनली अगले 4 दिनों में 3000 पर डे, 5000 पर डे और फिर 12000 पर डे की कैपेसिटी पे हम ले आए। तो एवरी डे टू HLL अलोन वी वर गिविंग 12,000 पीसेस पर डे। ये पीपीई किट अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंचा दी गई और अब वो महामारी से लड़ने में सक्षम थे। देश भर में कई अन्य कारखानों ने भी पीपीई किट बनानी शुरू की। मार्च और सितंबर के बीच भारत दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। जून तक हमें इसे निर्यात करने की अनुमति भी मिल गई। आत्मनिर्भर बनने के लिए कंटिन्यूअस चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यूअस चैलेंज अपने लिए क्रिएट भी करना पड़ेगा कि हम हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहें, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करें और नए स्टैंडर्ड को सेट करें, और जिससे कि हम इंडिया के लिए आत्मनिर्भर होने की दिशा में धीरे ना चल के बहुत अच्छी गति से उसको अचीव कर पाएं। कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में यह सिर्फ एक कदम था, लेकिन जैसे जैसे भारत में लॉकडाउन खुला और लोग काम पर और बाजारों में वापस लौटने लगे, तो स्वच्छता की जरूरत जोर पकड़ने लगी। आगे देखिए कि सार्वजनिक स्थलों को साफ करने के लिए हमने कौन कौन से नवाचार अपनाए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। कोविड-19 वायरस के लिए अभी तक कोई इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बीमारी की रोकथाम बहुत जरूरी हो गई है। हाथ धोने की स्वच्छता संक्रमण को रोकने का एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय बन गई है। इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करना भी एक विकल्प है।
इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2020 में सैनिटाइजर की मांग इस हद तक बढ़ गई कि दुकानों पर इसकी किल्लत होने लगी। लोगों ने इसको स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिससे इसकी और कमी हो गई। कोई सैनिटाइजर या साबुन इस वायरस से लड़ने में इतना प्रभावी कैसे हो सकता है? कोविड-19 की बीमारी फैलाने वाला वायरस आरएनए नामक एक अणु से बना होता है, जो एक वसायुक्त लिपिड बाइलेयर से ढका होता है। साबुन के अणु इस लिपिड बाइलेयर को तोड़ सकते हैं और वायरस के जीनोम को नष्ट कर सकते हैं। याद रखिए, वायरस को खत्म करने के लिए 20 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है। इस वायरस को खत्म करने के लिए सैनिटाइजर में 60% अल्कोहल की मात्रा होनी जरूरी है। साबुन की तरह अल्कोहल वायरस की लिपिड बाइलेयर को नुकसान पहुंचाता है। ये परत नोवेल कोरोना वायरस का खोल होती है। इस रोग में सैनिटाइजर के बढ़ते हुए उपयोग की वजह से सरकार ने सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। इसका अर्थ है कि देश में प्रत्येक नागरिक के लिए इसे सुलभ बनाने के लिए इसकी कीमत कम रखी जाए। इस वजह से स्थानीय निर्माताओं ने देश में वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के उत्पादन से बाजार भर दिए। हालांकि जैसे जैसे देश में लॉकडाउन हटने लगा और लोगों ने काम करना शुरू किया, बाजार से मॉल तक सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखना एक चुनौती बन गया। परसेपियन इनोवेशन एक दिल्ली आधारित कंपनी है जो स्वास्थ्य नवाचारों पर काम करती है। आईआईटी और स्टैनफोर्ड के पूर्व छात्र इस कंपनी के संस्थापक हैं। उन्होंने एक सैनिटाइजर पर काम करना शुरू किया जो बड़ी जगहों को स्वच्छ करेगा। हमने आपस में काफी विचार विमर्श किया और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस वायरस को सुरक्षित तरीके से कैसे खत्म कर सकते हैं। अपने डोमेन में जहां हम उपकरण और नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, वहीं हमने सोचा कि इस समस्या का सही हल इससे बचाव ही है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे एयरलेंस माइनस कोरोना कहा जाता है। डिजाइन की सादगी इस तथ्य में निहित है कि एयरलेंस माइनस कोरोना सैनिटाइज करने के लिए अल्कोहल की बजाय नल के पानी का इस्तेमाल करता है। इसके उपकरण में पानी की टंकी है जहां पानी जमा होता है। अन्य टैंक में पानी बिजली के माध्यम से चार्ज किया जाता है। एक बार पानी को चार्ज करने के बाद ये छोटी छोटी बूंदों में बदलना शुरू हो जाता है। फिर इन बूंदों को हवा में एक पंखे के माध्यम से छोड़ा जाता है जो धुंध में बदल जाती हैं और पूरे हवाई क्षेत्र में फैल जाती हैं। एक बार जब ये कण वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो या तो वे इसका ऑक्सीकरण करते हैं या इसकी दीवारों या आवरण को तोड़ देते हैं, जिससे वायरस या बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है। दिस वाटर डज नॉट पानी इंसानी त्वचा या ऊतकों को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि जब यह श्लेष्मा की परत के संपर्क में आता है तो अवशोषित हो जाता है। यह त्वचा में गहरे ऊतकों में नहीं मिल पाता। यह सिर्फ पानी है, इसलिए समय के साथ अपना चार्ज खो देता है। इन उपकरणों को कैसे बनाया जाता है? इसकी शुरुआत होती है जल नियंत्रक सर्किट और चुंबकीय सेंसर के साथ। सर्किट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा होता है। इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों पर सर्किट की वोल्टेज रेटिंग की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सही से काम कर रहा है। मल्टीमीटर जिस सर्किट से जुड़ा होता है उसका वोल्टेज दर्शाता है। फिर सभी बिजली के कनेक्शनों को टांका लगाने के लिए इंसुलेट किया जाता है। फिर इंटेलिजेंट कंट्रोल सर्किट की जांच की जाती है। यह सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कमरे में तापमान और आर्द्रता को महसूस कर सकता है। लाल रंग कमरे में तापमान के स्तर को दर्शाता है, जबकि नीला रंग कमरे में नमी के स्तर को दिखाता है। सभी प्रकार के असेंबल को फ्रेम में डालकर अंतिम असेंबली की जाती है। आइए देखें कि ये कैसे काम करता है। उपकरण में पानी डाला जाता है और इसे चालू किया जाता है। किसी भी सतह से एक स्वैब लिया जाता है। स्वैब को एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सेंसर में डाला जाता है। सेंसर सतह के वायरल संदूषण के स्तर को दर्शाता है। अगर सतह संदूषित है तो ये संख्या 5000 के निशान से ऊपर जाती है। फिर इस उपकरण को कुछ मिनट के लिए चलाया जाता है। स्वैब को फिर से सतह पर रगड़ा जाता है और संदूषण के स्तर की जांच करने के लिए एटीपी सेंसर में डाला जाता है। रीडिंग में कमी से पता चलता है कि सतह सुरक्षित है और स्वच्छ हो गई है। इससे उपकरण की प्रभावकारिता साबित होती है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग स्वच्छता के लिए अस्पताल जैसे स्थानों के लिए किया जा रहा है।
यदि रीडिंग 1000 की ओर आती है तो इसका मतलब है कि अब सफाई की जरूरत है। हम ये रीडिंग रोज लेते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये उपकरण सही से काम कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो हमें विश्वास है कि हम सुरक्षित वातावरण में काम कर रहे हैं। क्लीन। यह इस तरह की नवाचारी प्रौद्योगिकियां हैं जो भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाती हैं। इफ इंडिया आत्मनिर्भर बनने के लिए इस तरह के उत्पादों की जरूरत है। भारत में एक नई तकनीक विकसित हुई है जो देश की स्थिति और समस्या के हिसाब से तय समय में प्रतिक्रिया दे रही है। Now we believe that we can create something in this soil of India which would not only make India ये चीज यहीं विकसित की गई है और किसी अन्य देश पर निर्भर हुए बिना समस्या को हल कर सकती है। अब ये उत्पाद वैश्विक बन सकता है। big global crisis, and if you can solve it with a technology that has emerged from India, I think that will be one of the biggest examples of Atmanirbharta and Atmanirbhar Bharat. कोविड महामारी के खिलाफ कठिन लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए एक अन्य माध्यम है नवाचार। लेकिन सिस्टम में कई खामियां थीं और बड़े पैमाने पर सैनिटाइजिंग, दूर दराज के स्थानों पर परीक्षण और एक वैक्सीन की भी आवश्यकता थी। क्या हम आत्मनिर्भर बनने की अपनी यात्रा में इन सभी अंतरालों को भर पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। जैसे जैसे भारत कोविड संकट से निपटने की कोशिश करता है तो इस मौके पर कई संगठन आगे आते हैं। उनके पास सिस्टम के इस अंतराल को पाटने के समाधान हैं। लेकिन महामारी कई सिर वाले राक्षस की तरह थी। हर बार एक समस्या का समाधान निकालने के बाद एक नई समस्या बुरे रूप में सामने आती थी। इसलिए कई सार्वजनिक और निजी शोध संगठनों ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें कई टीमें वैज्ञानिक नवाचारों के साथ विभिन्न समस्याओं पर काम कर रही थीं। ऐसी ही एक संस्था IISc बेंगलुरु थी। IISc एक ऐसी बेहतर स्थिति में है जिसके पास एक परिसर है जिसमें वैज्ञानिक और इंजीनियर दोनों उपलब्ध है। हमारे पास वास्तव में गहन विज्ञान के साथ साथ विज्ञान को नवाचार में परिवर्तित करने के लिए एक माहौल है। उनका एक नवाचार ड्रोन था जिसका उपयोग स्वच्छता के लिए किया जा सकता था। ये बड़े सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता था। When COVID-19 occurred and the lockdown was imposed by the government of India, it was imperative that we have. जब लॉकडाउन हुआ तो ये जरूरी था कि हमें शहर के बड़े स्थानों को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उन्हें स्वच्छ बनाना था। But there were problems because people were not available to do this for obvious reasons, and also there are places where जनशक्ति के कमी के कारण ड्रोन ही इसका एकमात्र विकल्प था। would like to go there. And we wanted to do it very quickly. So when we tried to put all these together, drone was the only solution that could be thought of. वैज्ञानिकों ने एक ड्रोन में फेरबदल करना शुरू किया, जिससे शुरू में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए तैयार किया गया था। कोविड के परिदृश्य में ड्रोन के डिजाइन और छिड़काव तंत्र को जरूरत के हिसाब से बदलने की आवश्यकता थी। ड्रोन 8 लीटर कीटाणुनाशक ले जा सकता है और मैनुअल छिड़काव की तुलना में 30 गुना तेज गति से स्प्रे करने में कामयाब रहा। इस बढ़ी हुई गति के बावजूद
इसे एक बड़े क्षेत्र को कवर करने की जरूरत थी। इसके लिए एक विशेष व्यापक नोजल विकसित किया गया था। इसमें कीटनाशकों के लिए उपयोग किए जाने वाले नोजल से 7 गुना ज्यादा स्प्रे करने की क्षमता थी। एक एटमाइजर ने व्यापक कवरेज के लिए तरल को बहुत छोटे कणों में बदल दिया। इन ड्रोनों की मदद से IISc ने सड़कों और संक्रमण वाले इलाकों सहित सार्वजनिक स्थानों के लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को सफलतापूर्वक सैनिटाइज किया है। इन ड्रोन का उपयोग चिकित्सा आपूर्ति और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए पहले किया जा चुका है। IISc की प्रयोगशालाओं का एक और नवाचार था। ये था एक कम लागत वाला वेंटिलेटर। वैज्ञानिकों ने इसमें आसानी से उपलब्ध होने वाले घटकों से बने एक नए डिजाइन को विकसित किया। इस वेंटिलेटर से किसी पारंपरिक वेंटिलेटर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य किए जा सकते हैं। हमने देखा कि एक वेंटिलेटर एक द्रव यांत्रिक सर्किट होता है। इसी आधार पर हमने वर्तमान में मौजूद वेंटिलेटर पर शोध किया और ये तकनीक विकसित की। और इसे स्वदेशी रूप से उपलब्ध घटकों का उपयोग करके डिजाइन किया गया। एक अन्य कमी परीक्षण सुविधाओं का अभाव था। इससे निपटने के लिए IISc ने एक मोबाइल टेस्टिंग लैब को डिजाइन किया, जो कि बायोसेफ्टी लेवल 2+ के अनुरूप थी और ICMC से भी अनुमोदित थी। हम इस बीमारी की जांच क्षमता को बढ़ाने के लिए इस मोबाइल लैब समाधान के साथ आए हैं, जो कोविड-19 की स्थिति से निपटने और बीमारी का पता लगाने के पूरे परिदृश्य में बहुत जरूरी है। ये मोबाइल लैब दूर दराज के क्षेत्रों तक जा सकती हैं और जांच कर सकती हैं। ऐसी 3 वैन हैं। पहली वैन सैंपल के लिए है। सैंपल स्वैब के रूप में एकत्र किए जाते हैं। फिर सैंपल अगली वैन में जाता है, जहां RNA निकाला जाता है। फिर निकाले गए RNA को तीसरी वैन में विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए RT-PCR इंस्ट्रूमेंट पर लोड किया जाता है। जांच के ये अंतिम परिणाम सीधे ICMR की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसमें 3 वाहन शामिल होते हैं, जो जांच के परिणाम निकालने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हो या संक्रमण वाले क्षेत्र या फिर डोर स्टेप्स। ये वाहन वहां कुछ ही घंटों के भीतर पहुंच जाते हैं और जांच के परिणाम देने में सक्षम होते हैं। जनरेटिंग द रिजल्ट्स। ये वैन चिकित्सा कर्मियों को काम करने और लोगों का परीक्षण करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है। ये 3 प्रयोगशालाएं नमूने लेने से RT-PCR रिपोर्ट बनाने तक एक दिन में 200 नमूनों को संसाधित कर सकती हैं। जांच के परिणाम 4 से 12 घंटे में आते हैं। इसने एक महीने में लगभग 6 से 9,000 तक जांच बढ़ाने में मदद की है। अन्य सभी वैज्ञानिक नवाचारों ने हालात के हिसाब से मदद की है, लेकिन आज समय की आवश्यकता स्पष्ट रूप से एक टीका है। इसलिए दुनिया भर के शोध दल एक कारगर टीका बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। IISc की टीमें भी इस काम में जुटी हैं। टीके का विकास अभी भी परीक्षण के चरण में है, लेकिन शुरुआती परिणाम आशाजनक हैं। अधिकांश टीके जमने लायक तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है। कोल्ड चेन वांछित तापमान बनाए रखने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो टीके के परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग तथा निर्माण से लेकर उपभोक्ता के पास टीके पहुंचाने तक जारी रहती है। उच्च तापमान के संपर्क में आने से टीके निष्प्रभावी हो सकते हैं। हम जो दिखाने में सक्षम थे वो ये था कि हमारे टीके को तैयार करने के लिए हमें इसे ठंडा रखने की जरूरत नहीं है। हम इसे उबलने लायक तापमान तक भी गर्म कर सकते थे, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करते थे तब भी इसकी प्रोटीन की संरचना प्रभावित नहीं होती थी। हम अपने प्रोटीन को कमरे के तापमान में भी रख सकते थे और ऐसा करने पर भी इसके गुण नहीं बदलते।
वैज्ञानिक टीमों ने ऐसे अणुओं का विकास किया है जिनका चूहों, सुअरों और हैमस्टर्स पर परीक्षण किया जा रहा है। अब तक हमें अच्छे परिणाम मिले हैं, इसलिए हमारा अगला कदम बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करना है और इनकी सुरक्षा और विषाक्तता की जांच करनी है। उसके बाद हम निर्माताओं के साथ जीएमपी की शर्तों के तहत इसकी जांच करेंगे और फिर इसे नैदानिक परीक्षणों में जांचेंगे। GMP conditions with a manufacturer, because we are not obviously manufacturers, and then that has to be tested in clinical trials. इस संस्थान के ये ऐसे ही कुछ नवाचार हैं। कोविड महामारी से लड़ने में इस तरह के ठोस प्रयास भारत की मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी विज्ञान के ये समाधान हमारी आत्मनिर्भर बनने की यात्रा और कोविड से लड़ने का एक बड़ा आधार हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किसी भी देश के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। कोविड के दौरान किए गए इन सभी प्रयासों को निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की दिशा में संरेखित किया गया है। along the lines of आत्मनिर्भर भारत। और इस महान यज्ञ में विभिन्न संगठनों, नव प्रवर्तकों और यहाँ तक कि अकेले इंसान ने अपनी ओर से आहुति दी है और इन सभी के प्रयासों ने हमें मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर बनाया है। ये यात्रा जारी रहेगी, लेकिन हमने दिखा दिया है कि भारतीय विज्ञान संकट की घड़ी में संकट मोचक बन सकता है। विज्ञान के ऐसे ही समाधान हमें सही मायनों में आत्मनिर्भर बना सकते हैं।